सभी को सुप्रभात। हमारे टॉपिक की शुरुआत फिर से करते हैं हम लोग। कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है, उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगी आपसे। हो सकता है कि कुछ बच्चे मेरा वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे फिर से हमारे टॉपिक को। तो उससे पहले हम लोग मोटिवेशनल कोट की बात करते हैं, जो हमें ऊर्जावान बनाता है, जो हमें आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट करता है, जो हमारी सफलता को सुनिश्चित करने में हमारी हेल्प करता है। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। फ्रेंड्स, हमेशा आपको यही सोचना है कि मुझे सफलता प्राप्त करनी है, मुझे हमेशा जीतना ही है। हार मेरे आसपास भी कहीं पर भी भटकनी नहीं चाहिए। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और हमारा जो टॉपिक है वो बहुत लंबा चल रहा है, क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से एक एक टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। उसमें आज हमारा वीडियो जो है वो एंडिंग की तरफ ही है। आज हमारा जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, या हम कहें कि बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो आज खत्म हो जाएगा। और फिर हम नेक्स्ट क्लास से हमारा कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज की हमारी अभिक्रियाओं के प्रकार में कुछ जो बची कुची अभिक्रिया हैं, जिसमें दहन अभिक्रिया की बात कर लेते हैं हम लोग, या फिर हम लोग बात करते हैं गति के आधार पर अभिक्रिया, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। तो इन अभिक्रियाओं की हम लोग बात करेंगे। तो आज के हम लोग हेडिंग लगाते हैं दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया कंबसन रिएक्शन वैसे तो यहाँ पर दहन से मतलब होता है जलना, लेकिन हम अभिक्रियाओं की बात करते हैं तो जो कोई भी पदार्थ जलता है वो किसकी प्रेजेंस में जलता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है। तो हम किसी भी पदार्थ की जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? दहन अभिक्रिया बोलेंगे। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण। अब यहाँ पर देखो, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या क्या हो सकता है? तत्व, धातु हो सकता है, अधातु हो सकता है, उपधातु हो सकता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर कोई धातु लूं और उसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाऊं, तो उदाहरण के लिए जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की उपस्थिति, मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाई, तो मुझे यहाँ पर प्राप्त हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि हमें क्या प्राप्त हुआ? धात्विक ऑक्साइड प्राप्त हुआ। यानी कि यहाँ पर हम लोगों को ऑक्साइड्स प्राप्त होंगे। अगर धातु होगी तो धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होंगे, अगर अधातु होगी तो अधातुओं के ऑक्साइड हमें प्राप्त होंगे। जैसे मैंने नाइट्रोजन गैस ले ली, मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई, तो अब यहाँ पर क्या बन सकता है? N2O बन सकता है, या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन सकता है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन सकता है, या नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बन सकता है। यानी कि हमें सारे के सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्राप्त हो गए। बिल्कुल सिंपल सा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कार्बन का दहन। अब कार्बन के दहन में कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस का फॉर्मेशन होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि हम कार्बन का दहन की बात करें तो कार्बन का दहन जो है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक होता है अपूर्ण ऑक्सीकरण, अपूर्ण ऑक्सीकरण,
और दूसरा होता है पूर्ण ऑक्सीकरण। सिंपल सा है अपूर्ण और पूर्ण का मतलब। अपूर्ण जब ऑक्सीजन की कम मात्रा उपस्थित होगी और जब दहन होगा तो उसको हम बोलेंगे अपूर्ण ऑक्सीकरण या अपूर्ण दहन, और जब ऑक्सीजन का आधिक्य होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण ऑक्सीकरण बोलेंगे। तो जब कार्बन का यहाँ पर अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो यहाँ पर प्राप्त होती है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब कार्बन का पूर्ण दहन होता है तो अपने को प्राप्त होती है CO2। तो यहां पर मैं नाम लिख देती हूं इनके, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब देखो अपूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप यहाँ पर बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि अत्यंत विषैली गैस है, और ये मनुष्य के शरीर में यदि चली जाए तो ये श्वसन में बाधा उत्पन्न करती है। ये क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर एक स्थायी यौगिक का निर्माण करती है, और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जुड़ने की क्षमता को क्या कर देती है, कम कर देती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, व्यक्ति की ज्यादा देर तक अगर CO2 के संपर्क में या ज्यादा मात्रा में CO अगर शरीर में चली जाए तो व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि कार्बन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। और दूसरी ओर हम बात करते हैं पूर्ण ऑक्सीकरण की, तो कार्बन के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। लगभग ग्रीन हाउस इफेक्ट में 60% योगदान किसका होता है, CO2 का होता है। तो दहन अभिक्रिया उदाहरण के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैंने आपको अभिक्रिया के प्रकार पढ़ाए थे ऊष्मा के आधार पर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो दहन अभिक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, इसीलिए दहन अभिक्रिया एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो दहन है ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दहन अभिक्रिया आप लोगों को ध्यान में रखना है, दहन में क्या क्या होता है, किसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया होती है, कार्बन के अपूर्ण दहन से क्या बनता है, पूर्ण दहन से क्या बनता है, और दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गति के आधार पर अभिक्रिया, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको नाम से पता चल जाएंगे, इतने तो आप बहुत ज्यादा होशियार हो ही हो। तो हम बात करते हैं गति के आधार पर अभिक्रिया। तो नेक्स्ट बात करते हैं गति के आधार पर और गति के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहली हो जाएगी मंद अभिक्रिया, और दूसरी हो जाएगी तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया स्लो रिएक्शन, और ये हो जाएगी फास्ट रिएक्शन। अब देखो ये जो अभिक्रिया है ये आप लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि जब आपको कुछ काम के लिए बोला जाए कि झाड़ू निकाल दे या फिर बर्तन साफ कर दे या फिर कुछ सामान ला के दे दे, तो आप ऐसा आप शो करोगे कि आपको सुनाई नहीं दे रहा कि आपको क्या बोला जा रहा है। और यदि आपको ये बोला जाए कि बेटा ये खा ले या फिर तेरे लिए ये चीज लाया, मतलब जैसे मम्मी पापा बोलते हैं ना कि तेरे लिए ये लाया हूं मैं खाने के लिए, तो आप कितना फास्ट 1 सेकंड के अंदर उस सामान तक पहुंच जाते हो। तो नाम से पता चल रहा है कि मंद अभिक्रिया जो अत्यंत धीमी गति से होती है, अत्यंत धीमी गति से होती है,
और इनको संपन्न होने में कुछ दिन लग सकते हैं या फिर कुछ सप्ताह लग सकते हैं या कुछ महीने लग सकते हैं या फिर कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है, जैसे रेडियो एक्टिव की बात करते हैं तो इनको संपन्न होने में कुछ साल भी लग सकते हैं। तो ये अभिक्रिया होती है मंद अभिक्रिया। और इनके उदाहरणों की बात करते हैं तो उदाहरण के लिए हो जाएगी आणविक अभिक्रिया। मॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि आणविक अभिक्रिया में अणु भाग लेते हैं। पहले अणु जो होते हैं वो परमाणु में टूटते हैं, फिर आयन में बदलते हैं, फिर जो है नए अणु और आयन आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसीलिए इनको संपन्न होने में बहुत अत्यधिक समय लगता है। अब बात करते हैं तीव्र अभिक्रिया की, तो अत्यंत कम समय में संपन्न, अत्यंत कम समय में संपन्न, और इनको संपन्न होने में कुछ सेकंड्स लगते हैं। सेकंड्स में ये क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती हैं और उत्पाद का निर्माण कर लेती हैं। और यदि हम उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण में पहला हो जाएगा अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। और मैंने आपको बताया था अम्ल और क्षार आपस में उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं, और ये बहुत अत्यधिक फास्ट होती है और इसमें ऊष्मा क्या होती है, बाहर रिलीज होती है। इसलिए वो कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं आयनिक अभिक्रिया। आयनिक अभिक्रिया, तो आयनिक अभिक्रिया नाम से पता चल रहा है पहले से आयंस प्रेजेंट हैं, धनायन और ऋणायन पहले से प्रेजेंट हैं, तो अभिक्रिया बहुत कम समय में क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। इसीलिए आयनिक अभिक्रिया भी किसका उदाहरण है, तीव्र अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारी जो जितने भी प्रकार की अभिक्रिया हो सकती थी वो मैंने पूरा डिटेल के अंदर आपको समझाया, आपको भी समझ में आया होगा आई थिंक। अब हम इसके बाद में बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, फैक्ट बोल सकते हैं, जो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना रहती है। और महत्वपूर्ण बिंदु में जैसे कुछ कॉम्बिनेशन है जहां से एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है कि इसका सूत्र क्या होता है या ये किसको बोला जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर गैस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का मिश्रण जो होता है इसको वाटर गैस बोला जाता है। इसी तरीके से एक होता है प्रोड्यूसर गैस, और इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं शुष्क बर्फ किसको बोला जाता है, तो ठोस CO2 जो होती है उसको बोला जाता है शुष्क बर्फ। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सॉलिड CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं, ठोस CO2। इसी तरीके से नेक्स्ट बात करते हैं लाफिंग गैस, लाफिंग गैस, और लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और फिर हो जाएगी अश्रु गैस, और अश्रु गैस को बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन, या इसको हम लोग क्लोरो एसीटोन भी बोल सकते हैं। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग
CH4 मीथेन गैस की, तो इसके नाम है मार्श गैस। और मार्श गैस जो होती है वो होती है CH4 मीथेन। अब देखो, इस मीथेन का बहुत सारी जगह पर क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत सारे घटक के रूप में ये, बहुत सारे मिक्सचर के अंदर ये घटक के रूप में भी पाई जाती है। तो देखो, सबसे पहले तो जहां धान के खेत होते हैं, दलदली क्षेत्र होता है, वहां से भी कौन सी गैस रिलीज होती है, CH4 मीथेन गैस रिलीज होती है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि जो चुगाली करने वाले पशु होते हैं, वो उनकी आंत्र में कौन से बैक्टीरिया होते हैं, मेथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं। तो मेथेनोजन बैक्टीरिया भी किसका फॉर्मेशन करते हैं, मीथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस में भी जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला घटक है वो कौन सा होता है, मीथेन गैस होती है। अब हम लोग इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु का क्विक रिवीजन, वाटर गैस CO+H2, प्रोड्यूसर गैस CO+N2, शुष्क बर्फ ठोस CO2, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, अश्रु गैस क्लोरोपिक्रिन या क्लोरोएसीटोन, मार्स गैस CH4 मीथेन। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।